हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी आपका कंडक्ट होने वाला है। एंड इस एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। पिछले सेशन में आपके साथ डिस्कस किए थे टॉप 100 अकाउंटिंग पीवाई क्यूज। आज का टॉपिक हमारा फाइनेंस का रहेगा। अब फाइनेंस के 50 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के। फाइनेंस अकाउंटिंग के कंपैरिजन में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट हाँ, काफी अच्छे खासे सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अलग अलग टॉपिक्स पे सवाल देखने को मिलेंगे, तो काफी डाइवर्स कवरेज आपको यहाँ पे फाइनेंस का भी करना रहता है। आइए फटाफट से बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ और देखते हैं कि कैसे उनको हमें यहाँ पे अप्रोच करना है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको एवर स्टडी क्लासेस के जो डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स के कोर्सेज है उनकी झलक भी दिखा देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी डी ट्रिपल एस पी पीजीटी की, तो आपका सिलेबस काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और इसे कवर अप करने के लिए हमारे कोर्सेज भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। कंप्लीट कवरेज के लिए आप कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। अगर आपको करनी है केवल और केवल प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट लगाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं सभी पीजीटी एग्जाम्स के, तो आप ये क्वेश्चन बैंक को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर प्राइमरीली टेकन फॉर एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म पर्पस, मीडियम टर्म पर्पस या फिर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होते हैं आपके लॉन्ग रन इरिवर्सिबल डिसीजन। यहाँ पे काफी अच्छा पैसा आप लगाने वाले हो और यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है इस प्रोजेक्ट को करें या ना करें। लंबे समय के लिए पैसा आपका ब्लॉक्ड रहता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा बन जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी दी आंसर। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अभी हमारे पास यहाँ पे सवाल है, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन कौन सी कैपिटल पे आपके डिविडेंड्स दिए जाते हैं? इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल या फिर ऑथराइज्ड कैपिटल। अब देखो, जो आप रिटर्न दोगे, सामने वाले ने कितना पैसा आपको दिया उसी पे उसको रिटर्न दोगे, यानी कि जो उसकी पेड अप कैपिटल है उसी पे आप उसे डिविडेंड पे करोगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे सवाल है, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल टेकिंग अ फाइनेंसिंग डिसीजन। तो आप जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको तीन तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजन होते हैं आपके, फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं आपके, एंड प्यारे दोस्तों डिविडेंड डिसीजन होते हैं। अब फाइनेंसिंग डिसीजन अगर हम आप लेने वाले हैं, तो आप देख रहे हैं कि कहां से पैसा रेज किया जाए, कौन से सोर्स ऑफ फंड को चूज किया जाए। तो आप ये डिसीजन लेते समय उस फंड की कॉस्ट पे नजर डालोगे क्या? बिल्कुल डालोगे। रिस्क इन्वॉल्व ये भी देखोगे, अगर आप डेट ले रहे हो तो रिस्क है कि आपको हर बार आप इंटरेस्ट उस पर देना पड़ेगा। इक्विटी जो होल्डर्स हैं उनका कुछ अलग तरीके का रिस्क रहता है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें, कैश फ्लो भी आपको देखना रहता है कि आपके पास किस तरीके का कैश फ्लो होगा, कि आपके पास सारे सालों में बराबर स्टेबल कैश फ्लोज रहेंगे तो आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको डेट के पास जा सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है, आपको शुरू में कोई कैश फ्लो नहीं होंगे, बाद में जाकर सारे कैश फ्लोज होंगे, तो फिर बेटर है आप इक्विटी एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस चूज करें। तो ये सारी चीजें हमारे लिए काफी रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो आंसर अभी आपने गेस कर ही दिया होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड द कैश हेल्ड फॉर मीटिंग अनएक्सपेक्टेड नीड्स ऑफ कैश साइकिल। अब देखो, जो हम अपने पास कैश रखते हैं उसके अलग अलग मोटिव होते हैं। तीन तरीके के मोटिव में से बांटा जाता है। एक आपका होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, एक आपका होता है स्पेकुलेटिव मोटिव और एक आपका होता है जी प्रिकॉशनरी मोटिव। तो जो आपने अपनी अनएक्सपेक्टेड कि एकदम से आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई कैश की, ऐसी रिक्वायरमेंट्स के लिए आपने जो पैसा अपने पास रखा हुआ है, दैट इज रेफर टू एज प्रिकॉशनरी मोटिव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है जी, द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक समझते हो ना? इंट्रिंसिक मतलब उसकी अंदर की वैल्यू, अंदरूनी वैल्यू of a bond or any fixed income security is the dash present value of the expected cash flows। तो जैसे अगर मैं बॉन्ड की बात करूं, बॉन्ड आप समझते हैं ना जी? बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे एक बॉन्ड मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी, इस बॉन्ड पे लिखा हुआ है 100 रुपए का ये बॉन्ड है, और साथ में इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसका इंटरेस्ट जो रहेगा 10% रहेगा और आने वाले 5 सालों तक ये इंटरेस्ट यहाँ पे पे किया जाएगा। तो इस बॉन्ड के ऊपर हमें क्या मिलने वाला है? देखिए जी, इसमें हर साल हमें 10-10 रुपए मिलेंगे। 5वें साल में हमें बॉन्ड का पैसा भी मिल जाएगा और इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा 10 रुपए वाला। तो ये सारे पैसे जो बॉन्ड पे मिल रहे हैं, इन सारे पैसों की अगर आप आज की
प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे तो इस बॉन्ड की अंदरूनी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू का फंडा यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, जो भी आपके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, उनको ऐड कर दो और आपकी निकल कर आ जाएगी बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू। तो क्लियरली यहाँ पे आपका इक्वल टू यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फंड डज नॉट कम अंडर लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि कौन सा लॉन्ग टर्म नहीं है, ये नॉट वर्ड को पढ़ना ध्यान से। मॉर्टगेज, इनवॉइस फाइनेंसिंग, डिबेंचर और गवर्नमेंट डेट। अब देखो, जो इनवॉइस फाइनेंसिंग होता है यानी कि आपका बिल, आपने किसी से पैसे लेने हैं, उसका आपने फाइनेंस रेज करा लिया, उसके अगेंस्ट आपने फाइनेंस ले लिया, तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, क्योंकि आपने किसी को बिल इशू किया, उसके पैसे आपको मिलने हैं तो शॉर्ट टर्म में मिल जाएंगे, है ना। आप किसी को उधारी पे माल ऐसा तो नहीं बेचेंगे कि आप 6 साल बाद पैसे देना है इसके, ऐसे तो कोई नहीं करता। महीने 2 महीने की 3 महीने की उधारी चलती है। तो इनवॉइस फाइनेंसिंग यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं है, ये आपका शॉर्ट टर्म बनेगा, इसीलिए ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अ फर्म हैविंग हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेट नीड्स डैश वर्किंग कैपिटल। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेट की बात हो रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट आप लोग समझते हैं क्या? सर बहुत ही आसान होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेट। इसका मतलब है कि आप कितना तेजी से अपनी इन्वेंट्री को सेल में तब्दील कर रहे हो, कितना तेजी से इन्वेंट्री को टर्नओवर कर रहे हो। तो अब अगर आप इन्वेंट्री को बहुत ज्यादा तेजी से टर्नओवर में कन्वर्ट कर देते हो, बहुत जल्दी से बेच देते हो, तो उस केस में इन्वेंट्री में आपका पैसा ब्लॉक्ड ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, फटाफट से सोचकर बताओ। सर अगर इन्वेंट्री को बहुत तेजी से हम बेच डालते हैं, सेल में कन्वर्ट कर डालते हैं, फिर इन्वेंट्री में ज्यादा पैसा कैसे ब्लॉक्ड रहेगा? इन्वेंट्री में तो कम पैसा ब्लॉक्ड रहेगा। अगर इन्वेंट्री में कम पैसा ब्लॉक्ड है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा या कम? सर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आंसर बन जाएगा। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। Which of the following factors does not determine fixed capital requirement of a business? अब देखो यहाँ वर्किंग कैपिटल की बात नहीं हो रही है, यहाँ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। तो वर्किंग कैपिटल तो आप समझते हैं ना, जो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, डेली ऑपरेशन से जुड़ा हुआ जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब जो पैसा हमारे बिजनेस में लंबे समय के लिए लगा हुआ है, जो पैसा आपके फिक्स्ड एसेट वगैरह में, मशीनरी वगैरह में आपने ब्लॉक किया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, टाइप ऑफ प्रोडक्ट और साइज ऑफ बिजनेस। देखो अगर आपका प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कुछ ऐसा है जो कैपिटल इंटेंसिव है, तो फिर आपको ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज्यादा मशीनरी, ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप पेरिशेबल छोटा मोटा सामान बनाते हैं तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल नहीं चाहिए। बट अगर आप इंडस्ट्रियल के यूज के लिए प्लांट्स बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े मशीन्स बनाते हैं, तो फिर आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। उनके लिए और बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, उनको रखने के लिए और बड़ी बड़ी जगह चाहिए। साइज ऑफ द बिजनेस, अगर आपके बिजनेस का साइज बड़ा है तो जाहिर सी बात है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट, हमने अभी देखा जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेट आपका किससे जुड़ा हुआ है? वो वर्किंग कैपिटल से जुड़ा हुआ है, उसका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट से कोई खास संबंध नहीं है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेट इज नॉट affected by, is not related to, not very much related to fixed capital requirement of the business, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल है, द मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट actually used by a company for meeting its requirement of capital is known as its। तो डेट और इक्विटी का मिक्स जो आप अपने बिजनेस में डिप्लॉय किए हुए हैं, दिस इज रेफर टू एज व्हाट, क्या होगा ये? अब देखो जी, कैपिटल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा इक्विटी वालों का पैसा लगा हुआ है। जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड आपके सामने आ जाता है, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म पैसा किसका लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, कौन से सोर्सेस से लगा हुआ है। तो इसमें डेट भी आता है, इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है। तो द करेक्ट आंसर गोइंग टू बी कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर आपका यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे सवाल है, डैश कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज और सिक्योरिटीज और अदर प्रॉपर्टी इन द होप ऑफ अ प्रॉफिट फ्रॉम एंटिसिपेटेड चेंजेस ऑफ वैल्यू। अभी क्या हुआ कि आपने कोई शेयर खरीदा, सिक्योरिटी खरीदी, गोल्ड खरीदा, कमोडिटी खरीदी, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली आपने, आपको लग रहा है कि इसकी प्राइस में चेंज होगा तो मुझे मुनाफा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा।
इसे क्या बोला जाएगा? आर्बिट्राज, इनिशियल मार्जिन, स्पेकुलेशन, मार्जिन ट्रेडिंग। तो 2 और 4 तो आपने काट ही दिए होंगे, वो तो नहीं है इससे रिलेटेड। आर्बिट्राज इज रिस्कलेस प्रॉफिट, कि आपने एक मार्केट में खरीदा, दूसरे में बेचा और प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट कमाया, उसमें कोई रिस्क नहीं रहता है। बट स्पेकुलेशन के अंदर रहता है थोड़ा सा रिस्क। उसके अंदर आपने कोई चीज खरीदी तो उसका दाम घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो स्पेकुलेशन हमारे पास जो आएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पे ट्रू है, सही है। When the required rate of return is equal to the nominal rate, the value of the bond is equal to the par value. अब देखो, जो बॉन्ड आपके पास होता है, ये आपके पास बॉन्ड है, बॉन्ड की वैल्यू होगी, बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट लिखा होगा। जैसे लेट सपोज इस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है कि इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। और अगर कोई इन्वेस्टर है, ये बंदा है, इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी 10% का ही है, तो क्या ये बॉन्ड को 100 रुपए में खरीदने को तैयार होगा? बिल्कुल तैयार होगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रिक्वायर्ड रिटर्न आपके बॉन्ड के जो नॉमिनल रेट है, ये आपका नॉमिनल रेट है, इसके बराबर है, तो बॉन्ड अपनी पार वैल्यू पे बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली स्टेटमेंट तो सही है। If the required rate of return is greater than the nominal rate, अगर आपका required rate of return, ये जो इन्वेस्टर है, लेट सपोज इनका रिटर्न हो जाए 12%, ये बॉन्ड आपको 10% दे रहा है, तो क्या ये इस बॉन्ड को 100 रुपए में खरीदने को तैयार होंगे? नहीं होंगे। अगर इनको कहा जाए आपको खरीदना है तो आप कितने पैसे दोगे, तो क्या ये 100 से ज्यादा दे देंगे? नहीं देंगे। ये कहेंगे मैं तो 100 से कम ही दूंगा, क्योंकि ये मेरे को कम इंटरेस्ट दे रहा है और मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा की है, मार्केट में मुझे और ज्यादा अवेलेबल हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे केस में आपका जो बॉन्ड बिकेगा, इट विल बी गोइंग टू सेल एट बिलो इट्स पार वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज गोइंग टू बी नॉट मोर बट लेस देन द पार वैल्यू। तो बी वाला तो गलत हो गया। सी वाला देखते हैं। When the required rate of return is less, इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% ही है और ये बॉन्ड आपको 10% दे रहा है, तो ये आपको जरूरत से ज्यादा दे रहा है, तो फिर इन्वेस्टर इसके 100 रुपए से भी ज्यादा देने की के लिए राजी हो सकता है। तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज गोइंग टू बी मोर, बट यहाँ पे लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज लेस देन इट्स पार वैल्यू, तो ये वाला भी गलत है। तो ओनली ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, which inventory system focuses on right material of right time at right place and in the exact amount। तो कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम इस चीज पे फोकस करता है कि आपको जो मटेरियल चाहिए सही समय पे सही जगह पे मिल जाए? तो दिस इज क्लियरली योर जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, JIT इन्वेंट्री सिस्टम, कि जब जरूरत है तब इन्वेंट्री मिल जाए, आप ज्यादा पैसा इन्वेंट्री में ब्लॉक करने वाले नहीं हो। ये जो आपका सिस्टम है प्यारे दोस्तों, आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट काफी ज्यादा कम करवा देता है। जस्ट इन टाइम आप इन्वेंट्री पे प्रिक्योर करते हैं, उसपे ज्यादा स्टोरेज वगैरह पे खर्चा नहीं करते। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब अगला सवाल हमारे पास है, द डैश ऑफ अ प्रोजेक्ट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय द इनिशियल आउटले। तो कैपिटल बजटिंग की कौन सी टेक्निक है जिसके अंदर हम न्यूमरेटर में रखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज और नीचे रख देते हैं हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट? तो बहुत ही आसान है, ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 बनेगा। IRR, NPV और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न तो ये क्लियरली नहीं है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रेंजेस ऑफ द पीरियड ऑफ अ कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का जो टेन्योर रहता है वो 1 साल के अंदर अंदर ही रहता है। तो अगर हम रेंज ऑफ द पीरियड ऑफ कमर्शियल पेपर की बात यहाँ पे करते हैं जी, तो इसका टेन्योर हमारे पास रहता है लगभग 1 हफ्ते से 1 साल तक का। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बनेगा। चलिए तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो इनमें से स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा फंक्शन नहीं है? इट डज नॉट परमिट स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब देखिए, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रहे हैं, आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, तो आपका मकसद है कि शेयर के दाम बढ़े तो हम पैसा कमाएं, यही मकसद है आपका।
तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्पेकुलेशन ओनली, कि मेकिंग प्रॉफिट ड्यू टू एंटिसिपेटेड चेंजेस इन द प्राइसेस। तो स्पेकुलेशन तो यहाँ पे करते हैं और इसमें लिख रहा है कि डज नॉट परमिट, तो ये वाला बात तो गलत हो गई, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और यही आंसर होना चाहिए। एक बार आगे ऑप्शंस भी रीड कर लेते हैं। सेफ्टी टू डीलिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ये तो मिलती है। रेडी एंड कॉन्टिन्यूस मार्केट मिल जाती है शेयर्स के लिए, और कैपिटल फॉर्मेशन में भी असिस्ट करता है कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा। चलो अगला सवाल है जी, डैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। तो जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो अगर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपसे कुछ खरीदूंगा, शेयर्स हो सकते हैं, कोई कमोडिटी हो सकती है, जैसे मैं आपको कहता हूं मैं आपसे वीट परचेज करूंगा, 100 kg वीट परचेज करूंगा, और रेट हमने डिसाइड कर लिया 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से मैं आपसे वीट परचेज करूंगा, और डेट डिसाइड कर ली कि आज से 3 महीने बाद जो डेट होगी उस डेट को हम ये ट्रांजेक्शन करेंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ फॉरवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, कि हमने कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया बट इसकी जो सेटलमेंट होगी वो हम करेंगे फ्यूचर के अंदर। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारा बन जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल है, डैश ऑन द प्री शिपमेंट फाइनेंस इज गिवन टू सेलर बाय द बायर टू एनेबल द बेनिफिशियरी टू ड्रॉ एन एडवांस अगेंस्ट पेमेंट। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपसे लेटर ऑफ क्रेडिट को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा लेटर ऑफ क्रेडिट इस टाइप का होता है कि यहाँ पे आपका जो सेलर है उसको कुछ एडवांस मिल जाएगा। अब देखो, फॉरेन ट्रांजैक्शंस की बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, तो सेलर एक कंट्री में है, बायर अलग कंट्री में है। तो बायर पैसे सेलर को दे दे, सेलर का पैसा डूबे नहीं, इसके लिए यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपके बैंक इन्वॉल्व रहते हैं, बैंक इशू करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, सेलर को गारंटी देते हैं कि जनाब बायर जो है आपका पैसा दे देगा। अगर ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट है, इसके अंदर यहाँ पे ऐसा भी प्रोविजन डाला जाता है कि इस लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे सेलर जो है एडवांस ले सकता है, एडवांस ले सकता है, और उसके बेसिस पे वो यहाँ पे आपको सामान तैयार करेगा, मटेरियल वगैरह खरीदेगा, और यहाँ पे बायर को तैयार करके दे देगा। तो एडवांस का प्रोविजन रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट में होता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इन द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड कैरिंग आउट ऑफ शेयर ट्रांजेक्शन, स्टॉक एक्सचेंजेस गो इन फॉर। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जी आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे अपने जो शेयर्स को बेचते हैं उसका पैसा आपको रिसीव होता है, उसके लिए जो सिस्टम यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस ने बना रखा है उस सिस्टम को क्या नाम दिया जाता है। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, स्टैटिक सेटलमेंट, डीमैट सेटलमेंट, रोलिंग सेटलमेंट और फिक्स्ड सेटलमेंट। तो प्यारे दोस्तों, ये जो सिस्टम का नाम है दैट इज रोलिंग सेटलमेंट। तो इसमें क्या रहता है कि आपने अगर आज कोई ट्रेड किया, आपने कोई शेयर खरीदे बेचे, तो ये आपका कुछ टाइम के बाद, जैसे T+2 T+1, इतने डेज के बाद आपका जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस हो जाता है, और आपके जो पैसे का यहाँ पे लेन देन है वो समाप्त हो जाता है। हालांकि अभी तो हम इस सिस्टम से दूर जा रहे हैं, अभी तो हम कह रहे हैं कि इसमें डिले होना ही नहीं चाहिए, 2 दिन का भी कोई डिले नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ आपका सारा ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाना चाहिए। बट ये जो सिस्टम ट्रेडिशनली यूज किया जाता है स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा, उसे रेफर किया जाता है, बोला जाता है रोलिंग सेटलमेंट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मनी मार्केट? पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट आर कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एटसेट्रा। इट इज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म फंड्स. Money market is regulated by SEBI. Money market deals in securities like treasury bill, commercial paper, trade bill, deposit certificate, etc. तो मनी मार्केट प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं आपकी शॉर्ट टर्म वाली मार्केट होती है, और ये शॉर्ट टर्म वाली मार्केट में आपके ऐसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग की जाती है। बड़े बड़े जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसको रेगुलेट करता है आपका आरबीआई, ना कि सेबी। और इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाता है, और ये हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए सवाल है जी अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी? इनमें से कौन सा सेबी का फंक्शन यहाँ पे नहीं है? इट कंडक्ट्स एज कमर्शियल बैंक्स, इट कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन इरेगुलरिटीज इन शेयर मार्केट एंड enforces एक्शन, it trains intermediaries of the securities market,
इट ड्राफ्ट्स रेगुलेशंस ऑन द सिक्योरिटीज मार्केट। तो प्यारे दोस्तों, सेबी का इनमें से कौन सा फंक्शन, कौन सा काम नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सेबी सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ी हुई इन्वेस्टिगेशन करेगा, इंटरमीडियरी को ट्रेनिंग देगा, रेगुलेशंस बनाएगा, बट कमर्शियल बैंक नहीं है सेबी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपसे सवाल कुछ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को लेकर है, मैनेजमेंट को लेकर है, और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है हमारा, उसमें हमारे पास एक गोल्ड स्टैंडर्ड देखने को मिलता था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो गोल्ड स्टैंडर्ड वाज द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम। तो पहले जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम था, उसके अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। क्यों किया जाता था, सवाल आपसे ये पूछ रहा है। Gold is precious. Currency of the country was freely convertible into gold. Gold is available everywhere. Gold could easily be carried from one place to another. अब ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड था प्यारे दोस्तों, इसके अंदर क्या था कि किसी कंट्री का एक्सचेंज रेट आप गोल्ड के हिसाब से तय कर लेते थे, और सभी कंट्रीज का एक्सचेंज रेट अगर गोल्ड के हिसाब से तय हो गया तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपने एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर सकते थे। तो गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पे आप अपनी जो करेंसी है उसको गोल्ड के हिसाब से उसका रेट तय कर लेते थे, जिसके हिसाब से आप उसे बाद में किसी करेंसी में भी कन्वर्ट करवा सकते थे। तो करेंसी ऑफ द कंट्री वाज फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। सो ये कारण था कि गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा इस्तेमाल हुआ चला, बट बाद में इश्यूज आए इस चीज को लेकर और ये सिस्टम खत्म भी हुआ। अभी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल है जी हमारे पास, डैश आर मैनेज्ड ऑन डे टू डे बेसिस थ्रू ऑफिशियल इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पेग्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, या फिर कोऑपरेटिव अरेंजमेंट्स। तो पूछा जा रहा है भाई, कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम आपका ऐसा है जिसमें डे टू डे बेसिस पे आपको ऑफिशियल इंटरवेंशन, यानी कि आपका जो आरबीआई वगैरह है इंटरवीन करते हुए दिखाई देते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, जो भी आपका सेंट्रल बैंक है इंटरवीन करता है, कौन से सिस्टम के अंदर, ये आपसे पूछा जा रहा है। पेग्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, या फिर कोऑपरेटिव अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, पेग्ड एक्सचेंज रेट, और इसे यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है। देखो, इस सिस्टम के अंदर आप अपना जो एक्सचेंज रेट है उसे पेग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, फिक्स कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सम रिलेटिवली स्टेबल करेंसी, कोई स्ट्रॉन्ग करेंसी या फिर कुछ बास्केट ऑफ करेंसीज को देखते हुए आप अपना जो एक्सचेंज रेट है उसे उसके साथ पेग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो और वो रेट मेंटेन करने के लिए आपका जो इंटरवेंशन है, ऑफिशियल इंटरवेंशन आपको देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब अगला सवाल हमारे पास है, SDRs were created by IMF. What is the full form of SDR? तो SDR आपके IMF ने क्रिएट किए थे। आपसे पूछा जा रहा है कि SDR की फुल फॉर्म क्या रहती है। तो प्यारे दोस्तों, जो SDR होता है इसकी फुल फॉर्म आपकी जो रहती है, इट इज रेफर टू ए स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये आपके IMF ने 1969 के अंदर यहाँ पे क्रिएट किए थे। बास्केट ऑफ करेंसीज के बेस पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी डिटरमाइन होती है, और करेक्ट आंसर यहाँ पे जो आपका बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। चलिए, अगला सवाल है, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आपसे पूछा जा रहा है जी कि 3 कंपोनेंट्स दे दिए, चौथा बताइए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, व्हिच वन इज द रिमेनिंग फोर्थ। तो 4 कंपोनेंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके पास हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स आपके पास अवेलेबल है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज आपके पास अवेलेबल है। जो रह गया वो बचा है फाइनेंशियल सर्विसेज, कि हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए, अगला सवाल है, a proposed foreign exchange system in which frequent and automatic small adjustments in the par value of a currency is allowed to occur within a band of rates। तो पूछा जा रहा है जी कि ऐसा सिस्टम जिसमें आप यहाँ पे अपनी जो करेंसी है उसकी वैल्यू में चेंज आने देते हो। जैसे $1 जो है वो यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि 80 से 90 रुपीस के बीच में रहना चाहिए, आपने ऐसा डिसीजन यहाँ पे ले लिया।
तो जब तक इस रेंज में रह रहे तो फिर आप यहाँ पे पंगा नहीं लेते हो, आप उसे क्रॉल करने देते हो, आप उसे भटकने देते हो, अपने आप एडजस्ट होने देते हो, इस बैंड ऑफ रेट्स के अंदर आप पंगा नहीं लेते। बट अगर इस रेंज से बाहर जाता है, इस बैंड से बाहर जाता है, तो हमारा जो ऑफिशियल अथॉरिटी है उसे इंटरवीन करना पड़ता है इस रेंज में उसे वापस लाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी क्रॉलिंग पेग, ऑप्शन नंबर 3 आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इन डैश न्यू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर इशूड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज टू फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो बताइए कौन सी मार्केट के अंदर आपकी नई सिक्योरिटीज जो है, नई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इशू की जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो प्राइमरी मार्केट होती है उसके अंदर नई सिक्योरिटीज यहाँ पे इशू करी जाती हैं। तो आपकी जो क्लासिफिकेशन होती है फाइनेंशियल मार्केट्स की, वो रहती है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट प्यारे दोस्तों हमारे पास जो रहती है उसके अंदर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज जो है उनको यहाँ पे बेचा खरीदा जाता है। पर प्राइमरी मार्केट के अंदर आपकी नई सिक्योरिटीज को कंपनीज इशू करती हैं, अपने आईपीओ वगैरह लेकर आती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का ही यहाँ पे बनेगा। चलिए जी, तो अब हमारे पास यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। तो कौन सी मार्केट है जिसमें आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग यहाँ पे करने वाले हो। गिल्ट एज सिक्योरिटीज मार्केट, मॉर्टगेज मार्केट, टर्म लोन मार्केट और प्राइमरी मार्केट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है उस मार्केट को बोला जाता है गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज मार्केट। इसे गिल्ट एज्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये रिस्क फ्री रहती है, इसमें आपके रिस्क नहीं रहते हैं, सेफ्टी काफी ज्यादा हाई रहती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो अब यहाँ पे सवाल है, विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय आरबीआई फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा काम आरबीआई नहीं करेगा। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, नोट इशू, कंट्रोल ओवर स्टॉक एक्सचेंज। तो गवर्नमेंट का बैंकर भी है, फॉरेक्स रिजर्व का कस्टोडियन भी है, करेंसी नोट भी इशू करेगा, बट स्टॉक एक्सचेंज पे कंट्रोल तो सेबी का है, ना कि आरबीआई का। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा जी ऑप्शन नंबर 4 का। अगला सवाल, विच इज नॉट द बेसिक फीचर ऑफ प्राइमरी कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट आपकी दो तरीके की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में पहली बार शेयर्स इशू किए जाते हैं, आईपीओ वगैरह आते हैं। इट क्रिएट्स लिक्विडिटी फॉर द इन्वेस्टर। इट इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस बट द एक्टिविटी ऑफ ब्रिंगिंग इन न्यू इश्यूज। ये तो बिल्कुल ठीक है। इट हैज वेरियस मेथड्स ऑफ रेजिंग कैपिटल इंक्लूडिंग ऑफर फॉर सेल। तो आप अलग अलग तरीके से कैपिटल रेज करते हैं, कंपनीज आपकी आईपीओ लाती हैं या फिर किसी और चीज का इस्तेमाल करती हैं, जैसे ऑफर फॉर सेल है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ वगैरह। इट फैसिलिटेट्स इशुएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमने रीड किया था उसी में गड़बड़ है जी, क्योंकि देखो प्राइमरी मार्केट में आपकी जो कंपनीज है वो पहली बार अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में उतार देती हैं और फिर इनको लिक्विडिटी मिलती है सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंजेस में। स्टॉक एक्सचेंजेस में आप ये सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट इज द वन विच प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास सवाल है, इन कैश क्रेडिट अरेंजमेंट इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन। तो कैश क्रेडिट अरेंजमेंट जो हमारा सीसी लिमिट रहती है, तो अगर आप बैंक से ऐसी कोई लिमिट बनवाते हैं जी, तो उसके अंदर आपकी यहाँ पे एक लिमिट डिसाइड कर लेता है बैंक, और वो लिमिट जितनी आप यूटिलाइज करते हैं उसके हिसाब से आपकी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बन जाती है। जैसे बैंक ने आपको 10 लाख की लिमिट बना दी, बट 10 लाख में से आपने केवल 4 लाख की लिमिट ही यूज यहाँ पे करी है, तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो केवल 4 लाख पे करना है, आपको 10 लाख पे नहीं करना, क्योंकि आपने जो लिमिट है उसमें से यूज केवल 4 लाख ही यहाँ पे किया था। आपको अलाउ बैंक ने किया हुआ था कि आप यूज कर सकते हो, बट आपने जितना यूज किया आप उसके अकॉर्डिंग ही बैंक को इंटरेस्ट यहाँ पे करेंगे। तो इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी चार्ज्ड ओनली ऑन द अमाउंट विड्रॉन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान, व्हाट डज सेबी स्टैंड फॉर। सेबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है जी, ये तो बहुत इजी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ आपको इसकी और भी बातें पता होनी चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए 1988 में बना था, 1992 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके हेडक्वार्टर क्या है, इसके चेयरमैन कौन है, ये सारी बातें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बन गया फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 का। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल है,
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशंस डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सी कॉर्पोरेशंस की कैटेगरी में आता है? रजिस्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी या फिर स्टैट्यूटरी कंपनी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे पास जो है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी कंपनी। इसको अपने एक स्टैट्यूट, अपने अलग से कानून के अंदर स्थापित किया गया, एस्टेब्लिश किया गया 1935 में। कानून था हमारा आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 4 का। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी ट्रू है ये आपसे पूछा जा रहा है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एज वेल एज ट्रांसपोर्ट बिजनेस। तो कह रहे लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपको किसी बिजनेस एक्टिविटी में नहीं चाहिए। अरे ये तो सरासर झूठ है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपको बिजनेस एक्टिविटीज में चाहिए रहता है, तो ये बात तो गलत है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स और मोर। अब देखो जी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के पीरियड को लेकर बोला जा रहा है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस होगा वो 20 साल से ऊपर ही होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपका ऐसा जरूरी नहीं है कि 20 साल से ऊपर जाएगा, हो सकता है 10 साल वाला भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपका हो जाए। अगर आप 10 साल का लोन ले रहे हैं तो वो भी एक लॉन्ग टर्म लोन ही है। तो स्टेटमेंट में गड़बड़ लग रही है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो, जो भी आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए। आप ऐसा नहीं हो सकता कि लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट कर दें और उसके लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज करें, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस का पैसा तो शॉर्ट टर्म में ही चुकाना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आपको मिलने वाली है लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है, तो ये वाली ट्रू हो सकती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी विड्रॉन एट शॉर्ट नोटिस, नहीं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस को आप शॉर्ट नोटिस पे कैसे विड्रॉ कर लोगे? लॉन्ग टर्म फाइनेंस को इतना इजी नहीं है वापस से विड्रॉ करना। तो इसीलिए 2 और 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट बनता है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल है, अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मीटिंग इट्स टेम्परेरी डेफिसिट्स एंड फाइनेंसिंग द एक्सपेंडिचर इज नोन एज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमारा जो आरबीआई है वो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करता है? तो प्यारे दोस्तों, वो इशू करता है टी बिल, यानी कि ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स यहाँ पे इशू किए जाते हैं, और करेक्ट आंसर हमारे पास इसीलिए बन जाएगा जी ऑप्शन नंबर 4 का। चलिए तो अब अगला सवाल है, विच ऑफ दीज आर दी मेथड्स ऑफ मेकिंग कैपिटल इशू? तो आपने कैपिटल इशू करनी है तो उनके कौन से मेथड्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू, बिड एंड ऑफर। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने कैपिटल इशू करनी है तो ऑफर फॉर सेल एक तरीका है, प्राइवेट प्लेसमेंट एक तरीका है, राइट्स इशू से भी आप शेयर्स इशू करते हो, बट बिड और ऑफर कोई तरीका नहीं है शेयर्स इशू करने का, कैपिटल रेज करने का। और इसीलिए करेक्ट आंसर में हमारे पास आएंगे ए बी सी, यानी कि ऑप्शन 3 आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अ रूपी अर्नड टुडे इज मोर वैल्यूएबल देट अर्निंग द सेम रूपी टुमारो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सप्लेन्स दिस थ्योरी? तो आज आप 1 रुपया कमा लें, उसकी वर्थ ज्यादा है, रेदर देन आप वो पैसे आज से कुछ समय बाद कमाए, कल कमाए, परसों कमाए, आज पैसा मिल जाए वो बेहतर है, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। अगर अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको आज 100 रुपए पकड़ाऊं या 1 साल बाद 100 रुपए पकड़ाऊं, आप कहेंगे सर अभी पकड़ाइए, इसे इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल बाद ये 100 के 110 हो जाएंगे, बट 1 साल बाद 100 देंगे तो वो 100 ही रहेंगे। तो इसीलिए आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है वो आपको कहता है कि रूपी अर्नड टुडे ज्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट टुमारो। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। सवाल है, आउट ऑन विच ऑफ दीज डिपॉजिट्स इंटरेस्ट इज नॉट पेड? इनमें से कौन से डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट नहीं मिलता? आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको पता है सेविंग, फिक्स्ड और आरडी पे तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो बहुत ही आसान सवाल, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इन इंडिया द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वाज टेकन अप विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट? तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास इनमें से सबसे पहले कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया गया, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस। तो प्यारे दोस्तों, इनमें से सबसे पहले जो बनाया गया था वो आईएफसीआई 1948 में बनाया था। आईसीआईसीआई के 1955 में शुरुआत हुई, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी 1950s में ही बने हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे बनने वाला है जी ऑप्शन नंबर 2 का।
अगला सवाल, which one of the following will not affect the working capital? वर्किंग कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आएगा, इनमें से कौन से ट्रांजेक्शन से? रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन कैश, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो, रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स की बात करें, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके करंट एसेट्स हैं 4 लाख के और उसमें आपके पास लेट सपोज डेटर्स हैं 3 लाख के और कैश पड़ा है 1 लाख का। अभी क्या हुआ कि आपने 1 लाख डेटर से कैश रियलाइज कर लिया, ठीक है जी। तो अभी क्या होगा, डेटर 3 लाख से 2 लाख हो जाएंगे और कैश 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा। तो करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा, आपकी वर्किंग कैपिटल उतनी की उतनी रहेगी। बट अगर प्लांट मशीनरी को बेचोगे कैश में तो कैश बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल आपकी बढ़ेगी। इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो भी कैश बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। डिबेंचर को रिडीम करोगे तो कैश घटेगा, वर्किंग कैपिटल घटेगी। करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए यहां पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राइट शेयर्स एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल या फिर नन ऑफ दी अबव। तो राइट शेयर्स को प्यारे दोस्तों कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलते हैं, प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। राइट शेयर्स वाले तो सिंपली एक हक मिलता है कि आप कंपनी के जो शेयर है वो खरीद सकते हो क्योंकि आप पुराने शेयर होल्डर हो। तो इनमें से कोई हक नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव का। चलिए तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, Which one is not an important objective of financial management? इनमें से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स। अब देखो, प्रॉफिट, वेल्थ और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इनकी तो बातें करी जाती हैं, बट सोशल बेनिफिट्स की मैक्सिमाइजेशन की बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जनरली नहीं की जाती हैं और इसीलिए हम इसे आंसर यहाँ पे बना सकते हैं, ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। चलिए तो अगला सवाल है, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैज इट्स ओरिजिन इन। जीरो कूपन बॉन्ड का ओरिजिन कहां पे हुआ, कहां से शुरुआत हुई इन बॉन्ड्स की, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। तो जीरो कूपन बॉन्ड वो होते हैं जिन पे आपका इंटरेस्ट जीरो रहता है। तो अभी आपसे सवाल थोड़ा सा टेक्निकली डीप पूछा जा रहा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने जरूरी हैं ताकि आपका एक एक एस्पेक्ट कवर हो जाए हर एक टॉपिक का। और ये जीरो कूपन बॉन्ड्स आपके जो है इनका ओरिजिन यूएस सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ा हुआ है जी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटी? इनमें से कौन सा मनी मार्केट सिक्योरिटी नहीं है? ट्रेजरी बिल, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर। तो हमारे पास टी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर तो ये इंपॉर्टेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये तो पोस्ट ऑफिस में आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे बोला जाता है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। अगला सवाल है जी, द ओपन एंडेड स्कीम आर। देखो, जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं ना तो वहां पे आपकी कुछ क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं और कुछ ओपन एंडेड स्कीम होती हैं। तो म्यूचुअल फंड आपको क्या देता है? यूनिट देता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको यूनिट्स मिलते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिसमें आप कभी भी एंट्री मारो, कभी भी यूनिट खरीदो, कभी भी यूनिट बेचो, ओपन रहते हैं, तो उनको ओपन एंडेड बोला जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो एक समय पे ओपन होते हैं और बाद में बंद हो जाते हैं, उन्हें क्लोज एंडेड बोला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ओपन एंडेड जो हमारी स्कीम्स होते हैं दे आर ओपन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, कभी भी आओ कभी भी जाओ। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीवरेज रेशो? तो लीवरेज को कौन सी रेशो यहाँ पे डिनोट करते हैं? देखो, जब भी लीवरेज की बात आएगी तो दिस इज बेसिकली गोइंग टू डिनोट डेट, कि आप डेट इस्तेमाल कर रहे हैं अपना इक्विटी पे रिटर्न को बढ़ाने के लिए। तो जब भी डेट का इस्तेमाल करते हैं, डेट एक्ट्स एज अ लीवरेज टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स ऑन इक्विटी। और ये रेशो यहाँ पे इनमें से आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। डेट इक्विटी का जो रेशो है वो क्लियरली आपका लीवरेज रेशो है, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। चलो अगला सवाल है, डैश डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायर्ड रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क ऑफ अ फर्म मेजर्ड बाय द बीटा कोएफिशिएंट। तो बोला जा रहा है जी कि आपका यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशनशिप कौन सा है जो आपको बताता है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपका यहाँ पे रिस्क के बीच में कैसा रिलेशन होगा जिसमें बीटा कोएफिशिएंट भी आएगा। तो ये क्लियरली आपका जो ऐसा इक्वेशन रहता है उसकी बात हो रही है, और ये जो आपका इक्वेशन रहता है प्यारे दोस्तों, दिस इज अ सीएपीएम मॉडल का इक्वेशन, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का इक्वेशन। तो क्लियरली आंसर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा।
चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ बोरोड फंड्स इन एंटीसिपेशन ऑफ हायर रिटर्न टू द शेयर होल्डर। तो वही बात आ गई कि आप डेट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने जो इक्विटी वाले शेयर होल्डर्स हैं उनका रिटर्न बढ़ा सकें। इसे क्या बोला जाएगा? स्टेक होल्डर ऑप्टिमाइजिंग, रिवर्स ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, डिबेंचर ट्रेडिंग। और तो प्यारे दोस्तों, इसे टेक्निकली रेफर किया जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला सवाल है, स्टॉक डिविडेंड इज नोन एज। तो आप डिविडेंड कई बार कैश में नहीं देते, आप शेयर पकड़ा देते हैं। तो शेयर जब आप पकड़ा देते हैं तो इट बेसिकली मींस कि आप शेयर होल्डर्स जो हैं उनको बोनस दे रहे हैं, बोनस इशू कर रहे हैं शेयर्स का, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको शेयर थमा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा बहुत ही आसानी से ऑप्शन नंबर डी का आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, the different rankings of the same project as given by the NPV and IRR methods may take place. One of the following is not associated with it. Find out the same. तो अब देखिए, एनपीवी और आईआरआर में कई बार कंफ्लिक्ट हो जाते हैं। कई बार एनपीवी आपको आंसर देगा प्रोजेक्ट ए करो, आईआरआर कहेगा नहीं प्रोजेक्ट बी करो। इनमें कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, उसके कौन से कारण हैं, कौन सा कारण नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। अनइक्वल एक्सपेक्टेड लाइव्स, दोनों प्रोजेक्ट की लाइव्स अलग अलग हैं तो ये डिफरेंस आ सकता है। साइज डिस्पैरिटी, अगर प्रोजेक्ट के साइज में काफी फर्क है तो ये आ सकता है। टाइम डिस्पैरिटी, तो टाइम अगर अलग अलग है दोनों के कैश फ्लोज का, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज में फर्क है तो उसमें भी ये डिफरेंस आ सकता है। मैनेजमेंट डिस्पैरिटी आपका कोई कारण नहीं है और इसीलिए करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला सवाल है, प्राइस रेशो मेथड इज अर्निंग यील्ड मेथड, ग्रोथ मेथड, एसेट मेथड और डिविडेंड यील्ड मेथड। अब देखो, प्राइस रेशो बेसिकली जो बोला जाता है, किस रेशो को बोला जाता है, जब आपने अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इनका रेशो निकालते हो ना, तो इसे बोला जाता है प्राइस रेशो। ठीक है जी, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड मेथड यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। डिविडेंड यील्ड हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए का। जो प्राइस रेशो होता है इसे बोला जाता है रेसिप्रोकल ऑफ द पीई रेशो। जो पीई रेशो होती है उसमें प्राइस ऊपर होता है और ईपीएस नीचे होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का ही बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी डिस्कशन डी ट्रिपल एस पी फाइनेंस पीवाई क्यूज के ऊपर। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाइए। इससे हमें पता चलेगा कि आपको ऐसे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो हम ऐसे और सेशंस फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।